स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए उदयपुर का रुख करेंगे। दरअसल सर्किट हाउस में जन सुनवाई बहुत जल्द शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। जन सुनवाई में जन सैलाब उमड़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उदयपुर दौरा और उससे पहले जब जनता से मुखातिब हुए थे, बातचीत की गई थी, वो आप तक पहुंचाया था, दिखाया था। मीडिया से रूबरू होने का भी कार्यक्रम है और मीडिया से जल्द रूबरू होंगे। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उदयपुर दौरा और ये उसी की तस्वीरें। होटल लेक एंड में मुख्यमंत्री की अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बहुत जल्द मीडिया से रूबरू होंगे। पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उससे पहले जब जन सैलाब उमड़ा था जन सुनवाई के दौरान, वो तस्वीरें आपको दिखाई थी। लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके समस्याओं को सुनते हुए यहां पर नजर आए और अब होटल लेक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विराजमान। बहुत जल्द प्रेस वार्ता शुरू होने वाली है। और राजस्थानी देश के आसमान प्लीज आप लोग साइड हो जाए। थोड़ा सा प्लीज काइंडली। राजस्थान की जनता भाग्यशाली है। हम मेवाड़ और वागड़ के लोग भाग्यशाली हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये वो होटल है लेजेंड जब आप 1998 में क्योंकि राजस्थान इससे पहले जन सुनवाई करते थे और जन सुनवाई में जिस तरीके से जनता जुड़ी थी, उनकी समस्याओं को सुना गया था और जिन समस्याओं का समाधान तुरंत होना था उन्हें उसी वक्त आश्वासन दे दिया गया। अधिकारी उनके साथ थे। सभी परिवेदनाएं जो हैं परिवादियों से वो ले ली गई और फिलहाल ये जन सैलाब की तस्वीरें आपको दिखाई और अब ये होटल लेक की तस्वीरें, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस अब की जाएगी। मीडिया बंधु यहाँ पर मौजूद है। सवाल जवाब होंगे। अब देखना होगा किस तरीके के सवाल अब मीडिया के थ्रू आते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से किए जाएंगे और मुख्यमंत्री उनके जवाब देते नजर आएंगे। अब मैं राजस्थान के राष्ट्रीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे सम्मानीय पत्रकार मित्रों से आज मैं आपका मेहमान हूँ। प्रेस क्लब का अध्यक्ष कौन है? प्रेस क्लब का अध्यक्ष कौन है? आज मुझे बुलाया किसने बता दीजिए पहले तो। पंकज ने बुलाया है। पंकज क्या आपके परिवार के सदस्य हैं? तो इसका मतलब तो आप मेरे मेहमान हो। एक ही बात हो सकती है। तो मैं इसलिए मैंने आपके लिए कहा था क्योंकि मैंने इनको कहा कि पिछली बार मैं आया था तो मुझे आप मेरे किसी ने कहा इस बार मीट द प्रेस करो, तो मैंने इनको कहलवाया भाई कि इस बार मीट द प्रेस कर दो। ये मैंने कहलवाया था। साहब को भी कहा था सर मीट द प्रेस के लिए, तो इसीलिए मैं उसी तरह आया हूँ, वरना मैं लेट किसी कीमत पे नहीं आता। वहाँ इतनी भीड़ पड़ गई थी नीचे पब्लिक की, तो मैंने कोई निराश नहीं किया। ऐसी समस्या आती लोगों की, वो उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री जी आए तो कम से कम हम जाके अपनी बात कह दें। मैंने सबको बहुत ध्यान से सुना और सब अधिकारियों को मैंने उसी वक्त में निर्देश दिए कि भाई आप लोग जो है इनकी समस्या हल करो। और मैंने ये भी कहा मैं अगली बार आऊँगा तो देखूँगा कौन क्या काम किया नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा भाई आप नीचे बैठोगे तो मैं शुरू करूँगा, या इधर आ जाइए आप पीछे वाले, आप ही लोग बैठ जाइए। मैं पीछे जो लोग बैठे उसने क्या अन्याय किया बता दीजिए आपको। आप लोग खड़े हो, बीच में खड़े रहते हो। आप लोग आइए प्लीज, बैठ जाइए आप लोग। मुझे खुशी है कि आज मैं लंबे अरसे बाद में यहाँ बैठ के मैं बात कर रहा हूँ। 98 में अभी पंकज याद दिला था आपको, तब मैं आया था, तब यहाँ पर आपसे रूबरू हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी के बाद में मुख्यमंत्री बना। तो ये हमारे लिए सुकून की जगह है, ठीक है। और सरकार पुणे बने, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप सबकी दुआएं हमारे साथ रहेगी। तो लोग पूर्विया जी को कोई मानते नहीं थे कि आप वो जीत सकते हैं। आप लोगों ने उनको जिता दिया था उस जमाने के अंदर। मुझे लगता है इस बार माहौल वही है वापस, राजस्थान में भी, उदयपुर शहर के अंदर भी, उदयपुर के अंदर भी वही माहौल है। क्योंकि गवर्नेंस जो हुई इस बार वो बहुत शानदार हुई है, बहुत शानदार हुई।
पांचों बजट मैंने पेश किए, एक बजट में हमने टैक्स नहीं लगाया, बिना टैक्स के बजट पेश किए, वित्तीय प्रबंधन शानदार किया। इस कारण से हम ये महंगे राज शिविर लगाने में कामयाब हो रहे हैं। अगर वित्तीय प्रबंधन नहीं होता हमारा तो शायद ये संभव नहीं होता कि हम लोग महंगे राज शिविर लगाते हैं। महंगे राज शिविर एक इतिहास बन गया राजस्थान के अंदर। महंगे राज शिविर हिंदुस्तान में ऐसे कभी नहीं लगे। कुछ काम आपकी सरकार ने ऐसे किए हैं जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहे। जैसे ग्रामीण ओलंपिक है, हिंदुस्तान में किसी राज्य ने नहीं किए हैं। अब ग्रामीण ओलंपिक की चर्चा सुन के कई राज्य भी आगे आ रहे हैं। बड़ी खुशी इस बात की है। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। राइट टू हेल्थ, तमाम आपके अखबार के बड़े बड़े जो टाइम्स ऑफ इंडिया लगा कर, हिंदू लगा कर जितने अखबार थे, सब लोगों ने बड़े बड़े अखबारों ने संपादकीय लिखे हैं राइट टू हेल्थ एक्ट बना उसका। क्योंकि 4 एक्ट बनाए थे मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने, जो मैं बार बार बोलता हूँ। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, नरेगा और फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाए थे। हमने ये 5वां कानून बनाया राइट टू हेल्थ। ये बहुत बड़ा कानून है। अब राजस्थान प्रदेशवासियों की हेल्थ की जिम्मेवारी सरकार की आ जाती है। अब जो है भविष्य में 25 लाख का बीमा 30 लाख हो सकता है, कम नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार का कानून पास असेंबली में हो गया है। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनना चाहिए, मेरी मांग है भारत सरकार से। वक्त आ गया कि आप विश्व गुरु बनने की बातें करते हो। विश्व गुरु तो बनोगे जब आप घर को संभालोगे। घर में अगर लोग भूखमरी के शिकार होंगे, कुपोषण के शिकार होंगे, शिक्षा का अभाव होगा, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं होगी, तो कैसे हम विश्व गुरु बनेंगे। जरूरी है कि जो बेसिक नीड है लोगों की, रोटी कपड़ा मकान, वो बेसिक नीड लोगों को मिले, देशवासियों को, तब जाके विश्व गुरु बनने की बात आती है। पर कैपिटा इनकम बड़े लोगों की, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े, लोग खुश रहे। खुश कब रहते हैं? जब रोटी कपड़ा मकान भी होता है, रोजगार होता है, महंगाई कम होती है, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक होती है, सुरक्षित महसूस करता है आदमी, जहाँ चाहे जॉब लग जाती है। अगर सरकार में तो गैर सरकार में लग जाती है, अपना आप ही, मतलब अवेलेबल होती है। सरकारी नौकरी अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट उपलब्ध है, तो इतनी सब बातें होती। मिजोरम जो स्टेट है, मैंने सुना कि सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला प्रदेशवासी जो है मिजोरम के हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं उसको। और राजस्थान अभी नंबर 2 पे आर्थिक विकास दर के अंदर। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% और राजस्थान 11.04% पे है। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं जो बोल रहा हूँ मैं। तो कहने मतलब राजस्थान में जो मैंने जाल बिछाया शिक्षा का, एक उदाहरण बहुत है कि 70 साल में 250 कॉलेज खोली हमने। 3 साल 5 साल में 4.5 साल में 303 कॉलेज खोल दिए। 130 गर्ल्स कॉलेज उसमें हैं। 500 लड़के जाओगे कॉलेज खोल दी जाएगी घोषणा हमारी। जब मैं यहाँ आया था आपके यहाँ जहाँ बैठे हैं, उस वक्त में 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान में। आज करीब 96 विश्वविद्यालय राजस्थान में। मेडिकल यूनिवर्सिटी अलग है, कॉलेजेस मेडिकल, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, सब तरह कॉलेज खुल गई है। हमारे बच्चों को पुणे, महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले जाते थे, अभी जाते हैं, मामूली लोग जाते हैं। 500 लोग हम भेज रहे हैं विदेश के अंदर पढ़ने के लिए। थीम वही जो आपने सुनी होगी मेरी स्पीच के अंदर। अम्बेडकर गए थे विदेश में, महाराजा बड़ौदा ने भेजा था उनको। अगर वो नहीं जाते तो जो उनके स्कूल में जो उनके यहाँ में छुआछूत भी होती थी, भेदभाव होते थे, पढ़ा होगा उनके इतिहास, वो बालक गया उस वक्त में, तो आज वो संविधान निर्माता बन गया। तो मेरी सोच है कि अगर 500 बच्चे प्रतिवर्ष जाएंगे, जाने लग गए अभी, जाने लग गए यहाँ पर, वो 500 बच्चे जब पढ़ के आएंगे तो कोई साइंटिस्ट बन के आएगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई आईटी का एक्सपर्ट बनेगा, कोई और किसी फील्ड के अंदर मजबूत होगा, नाम करेगा। तो राजस्थान का बच्चा, राजस्थान आज का बच्चा, आज का छात्र है,
कल का नौजवान वो देश की सेवा करेगा, प्रदेश की सेवा करेगा। लगेगा राजस्थान के लोग भी इस लेवल पे पहुंचे हुए हैं मानव संसाधन के रूप में, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में। इस सोच के साथ में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उनके ऊपर, ये मैं बताना चाहता हूँ। अनुप्रति योजना दे रहे हैं 30,000 बच्चों को। गरीब का बच्चा भी जो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं वहाँ पे वो ले सकता है, कोचिंग कर सकता है। जैसे पैसे वाले लेते हैं वो इक्वल फील्ड हो जाता है, उनका इक्वल फील्ड हो जाता है। उसी ढंग से उनको सुविधा मिले, अनुमति योजनाओं की मिले। स्कूटी दे रहे हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए लड़कियों का। अभी उदयपुर में लड़कियों का मैंने इंस्ट्रक्शन किया, आदिवासी बच्ची थी, हॉस्टल में रहती थी। बहुत ही गजब का इंस्ट्रक्शन हुआ। लड़कियों ने सवाल पूछे मुझसे, मुझे बहुत गर्व हुआ। तो कहने का मतलब कि पोटेंशियलिटी बहुत है राजस्थान में, प्रतिभा की कमी नहीं है, चाहे वो खेल की हो, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे किसी फील्ड की हो। समाज सेवा करने में हम लोग बहुत आगे रहते हैं। कोरोना आया तो कोई कमी नहीं रखी। जो मैंने आह्वान किया, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। पूरे प्रदेशवासियों ने, आप सब ने, सामाजिक संस्थाओं ने, धर्म गुरुओं ने, चाहे किसी जाति धर्म का हो, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने, एक्टिविस्ट ने जम के एक दूसरे की इमदाद करी थी, पड़ोसी की इमदाद करी थी। बल्कि पुलिस कांस्टेबल तक ने, चपरासी तक ने, जो क्योंकि पहला फेज था उसमें खुद की ज़िंदगी दाव पे लग रही थी, पता नहीं जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। महामारी आपकी विश्वव्यापी महामारी थी, उसमें जो शानदार काम राजस्थान हुआ, इलाज फ्री हुए। ऑक्सीजन से किसी को नहीं मरने दिया राजस्थान के अंदर। वैसे तो कई डेथ हुई है, ऑक्सीजन डेथ हुई है दिल्ली के अंदर, आपने सुने होंगे उस जमाने के अंदर। इलाहाबाद में लाशें तैर रही थी गंगा जी के अंदर। अहमदाबाद में तो 50-100 गाड़ियाँ तो अस्पताल के बाहर गाड़ियों में बैठे बैठे ड्रिप लग रही थी लोगों के। बॉम्बे की स्थिति यही थी कि लोग चिंता कर रहे थे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हावी है वहाँ पर। ये समझने की कोशिश करें हम सब लोग, कभी भी हावी मत होने दो प्राइवेट सेक्टर को। बॉम्बे में बड़े बड़े नामी चीन अस्पताल है, सब जाते हैं महिला कमाने के लिए। कौन जाता? पैसे वाला जाता है वहाँ पर। बॉम्बे का खुद का आदमी जो गरीब झोपड़ी में रहता है, झोपड़ी पट्टी में है, वो ब्रिज के लिए नहीं जा सकता वहाँ पर। तो आप सोच सकते हो, उसके लिए अस्पताल अगर प्राइवेट सेक्टर के बजाय पब्लिक के होंगे, गवर्नमेंट के होंगे, तो उसका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। वो कॉन्फिडेंस हिल गया इस बार बॉम्बे के अंदर भी। कहने का मतलब वो हमने सब तरकीब करी और ध्यान रखा यहाँ पर। तो सैकड़ों स्कीमें हमने जो अभी मेरे शिविर में जो 10 स्कीमें, उसको मैं क्या रिपीट करूँ, आप सब जानते हैं। 500 में गैस सिलेंडर दे रहे हैं हम लोग। उज्ज्वला योजना को दे रहे हैं, जिन्होंने उज्ज्वला योजना प्राइम मिनिस्टर ने शुरू करी थी। सिलेंडर 400 का हो गया, 1150 हो गया। अभी डीबीटी करी 14 लाख महिलाओं को। आईटी का ज़माना है, 80,000 हमारे लगे हुए ये आपके ई मित्र कितनी सभी दे रहे हैं वो आईटी बेस से। तो मैंने भी एक बटन दबाया, 3-4 मिनट में पूरे राजस्थान में 16 लाख महिलाओं पर पैसा मार दिया। 500,000 मेरे साथ बैठी हुई थी महिलाएं, और वहाँ पर मीटिंग चल रही थी RIC के अंदर। देखते देखते पैसा आ गया उनके पास। अब मैं 16 तारीख को जो लंपी रोग में गाय मरी है, हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा है, 40,000 रुपये एक गाय का। हम लोग डीबीटी कर रहे हैं 16 तारीख को। जिनकी गाय मर गई है उनको डीबीटी से उनके खाते में 40,000 रुपये पहुँच जाएंगे। आगे काम देने योजना शुरू कर दी, 2 गायों के लिए बीमा कर रहे हैं, प्रीमियम सरकार दे रही है। जैसे मनुष्यों के लिए 25 लाख बीमा है, उसी प्रकार से 40,000 का बीमा गायों के लिए भी है। गाय या भैंस कोई भी हो, गायों को अनुदान दे रहे हैं, गौशालाओं को 9 महीने का, 12 महीने दे रहे नदीशालाओं को। नई नदीशाला कोई खोले, क्योंकि आवारा पशु बहुत घूमते हैं खेतों में भी और मॉलों में भी। तो उसके लिए हमने कहा कि जो नदीशाला खोलेगा NGO 10% देगा, 1,56,00,000 रुपये हम देंगे उनको। तो ये तमाम जो ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं ना, हमारे जो हम हिंदू हैं ही नहीं, मतलब हिंदू तो वही हैं जो उनको वोट दे, वो हिंदू है। ये लोकतंत्र कहाँ ले आ रहे हो आप लोग?
देश में लोकतंत्र की रक्षा करी 76 साल से कांग्रेस ने करी है। पाकिस्तान में 2 टुकड़े हो गए। पाकिस्तान में मिलिट्री का सैनिकों का शासन बार बार हुआ। 70 साल में हमारे यहाँ 1 सेकंड नहीं लगता है। इंदिरा जी चुनाव हार गई, मुरारी भाई देसाई की 70 साल। कितनी बार बदलाव हुआ, कोई तरह चर्चा ही नहीं हुई। बस बदलाव हुआ क्योंकि पब्लिक का फैसला, जनता माई बाप है। ये है हिंदुस्तान की खासियत। और ये लोग जिस प्रकार से राज कर रहे हैं, संविधान की दर्जा उड़ रही है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का। उनको निष्पक्ष काम करने देना चाहिए। उनका वेलकम करेंगे कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी का हो, बेईमानी करिए, करप्शन किया है, अरेस्ट करो, प्रॉपर्टी जब्त करो, हम स्वागत करेंगे। पर तुम लोग लिस्ट लेके भेजते हो उनको, जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पहले जाओ, ढूंढो कौन कांग्रेस समर्थन करने वाले लोग हैं वहाँ पर, इंडस्ट्रिस्ट है, कोई भी है, उनके घरों में कैसे घुसो। ये उचित नहीं है। इसलिए कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, आप लोग सब देखते रहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने 1 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई है राजस्थान में। 56,000 तो बन चुकी है, 44 के आस पास बन रही है। तो पानी के अंदर JJM स्कीम है, 45% स्टेट सेंटर पैसा दे रहा है उसमें, 55 हम दे रहे हैं, ज़्यादा हम दे रहे हैं क्योंकि गांव से इकट्ठा करा था पैसा 10% JJM के अंदर। हमने कहा गांव में पहले से महंगाई है तो वो पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट देगी, गाँव वाला हिस्सा। तो आज हम लोग उसमें 55% दे रहे हैं। बिजली का उत्पादन हो रहा है, सोलर के अंदर भी थोड़ी कोयले की कमी आती बीच बीच में, तो तकलीफ होती है कभी कभी, पर हम पार पा लेंगे। तो पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में और सोशल सिक्योरिटी के अंदर 1 करोड़ लोगों को लगभग पेंशन दे रहे हैं। 1000 पेंशन मिनिमम मैंने भी कर दी है। और मैं चाहूँगा राहुल गांधी ने जो न्याय योजना लेके आया तो 6000 रुपये प्रति वर्ष प्रति माह देंगे। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाए प्राइम मिनिस्टर, ये मेरी मांग है उनसे। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बने दुनिया के मुल्कों की तरह। और उनको हर परिवार को, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मजदूर है, 55-60 साल के बाद वो काम नहीं कर सकता, सही साथ नहीं देता है, उसके परिवार को जब तक वो जिंदा रहे जीवन, तब तक सरकारी ड्यूटी उसको पैकेज मिले, प्रति माह मिले, वीकली मिले। दुनिया में तो बंदे का वीकली पैसा मिलता है। तो ये कानून बनेगा। 4 कानून बनाए मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने, 5वां कानून बनाए मोदी जी, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। एक 6ठा कानून और बना सकते हैं, राइट टू हेल्थ, जैसे हमने बनाया है, उसको एग्जामिन करना चाहिए। इतना महंगा इलाज है, गरीब आदमी 2-3-4 लाख लगता है तो बेचारा गहना बेचता, अपना गिरवी रखता है, मकान गिरवी रखते हैं। हमारा देश में इतने अच्छे संस्कार है देशवासियों के कि यहाँ माँ बाप बूढ़े हैं, 80 साल के हो गए हैं मान लो, डॉक्टर जवाब दे रहा, तब भी हम कहते नहीं ये बचने चाहिए, 1-2 लाख खर्च कर देंगे उधार लेकर के भी। इतना प्रेम हमारे दुनिया के मुल्कों की तरह नहीं है कि माँ बाप को अलग छोड़ दो, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो लास्ट तक बचाने का प्रयास करते हैं हम लोग। अब राजस्थान में आराम हो गया, पूरा इलाज उनका जो है एक नया पैसा खुदकाने लगेगा। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि सभी फील्ड में हम लोगों ने काम किया, इरिगेशन में अच्छा काम हो रहा है। ये बात है। धन्यवाद। अब जिस तरह से आपने जो योजनाएं बनाई है राजस्थान में, उस योजना का लाभ भी मिल रहा है और इन लाभों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी तारीफ करते हैं समय समय पे कि राजस्थान में अच्छा काम हो रहा है। और अब की बार ज्योति सरकार का नारा भी सभी कार्यकर्ता लगा रहे हैं। क्या आपको उम्मीद है कि अब की बार ज्योति सरकार बनेगी और आगे आने वाले समय में और भी लोगों के काम उस रूप में होंगे? देखिए, मोदी जी क्या करते हैं वो आप जानते हैं। वो मोदी जी तो है, मोदी जी है। वो आए मानगढ़ की पहाड़ियों पर, मैं भी गया,
हम उम्मीद थी कि आज राष्ट्र इस पर घोषित कर देंगे वो जलियांवाला बाग की तरह 900,000 आदिवासी मरे वहाँ पर। क्या किया उन्होंने, पूरी तैयारी थी उनकी, पता नहीं उनको क्या हुआ, अचानक ही वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मिलकर बात करो, वो उन्होंने वो घोषणा नहीं करी। कल मैंने कहा आप बुलाओ उन सब चारों को, फैसला करो, बड़ा काम हो, आप नहीं मना कर दो फिर मैं करूँगा यार, ये मैंने कहा। क्योंकि जब हम बैठे धाम में अगर 130 करोड़ का ब्रिज बना सकते हैं, ओवर ब्रिज हाई लेवल का, और 100 करोड़ में दे सकते हैं विकास के लिए, तो ये भी हम काम करेंगे। कंसेप्ट क्लियर है हमारा, ये स्थिति है। सर एक बात बताएं, कल आपने कार्यकर्ता सम्मेलन में भी बात कही थी आरएसएस को लेकर के और बीजेपी को लेकर के, जब यहाँ पे चिंतन शिविर हुआ था तब भी ये बात हुई थी। क्या ध्रुवीकरण को रोकने के लिए कांग्रेस समर्थ है आने वाले चुनाव में? ध्रुवीकरण पोलराइजेशन ऑफ वोट को रोकने में कांग्रेस समर्थ? इस बार देखिए कर्नाटक में उनका ध्रुवीकरण चला नहीं, बजरंग बली जय बोल के आप वोट जो बटन दबाओ, वो भी नारा चलाने उनका। तो अब लोग समझ गए इनकी चालों को, ये धर्म के नाम पर हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अब वो धीरे धीरे और खत्म हो रहा ये धर्म के नाम वाला। देश एकजुट रहेगा तभी अखंड रहेगा, एक रहेगा। जैसे इंदिरा गांधी जी जान दे दी तो खालिस्तान नहीं बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करने के लिए। इतने त्याग बलिदान वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और हमें गर्व होता है इस पार्टी का, ये हम कह सकते हैं। बाकी ये तो नारे लगाते रहेंगे, इनकी चलने वाला नहीं। इस बार ध्रुवीकरण भी राजस्थान में दिखता नहीं मुझे, और हम लोग चुनाव लड़ेंगे स्थानीय मुद्दों पर। राजस्थान में क्या हमने किया है उसका मुकाबला करो, आप आपके राज्यों में कर लो। जहाँ जहाँ सरकारें बीजेपी की है देश के अंदर, तो जहाँ सरकारें हमारी है, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, मध्य प्रदेश में उन्होंने और ट्रेनिंग करके, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आपका मध्य प्रदेश में और ट्रेनिंग करके सरकारें बदलने का बड़ा पाप किया है इन्होंने। राजस्थान में वही पाप करने जा रहे थे, यहाँ इनको शिकस्त मिल गई, एक फर्क रहा। इसलिए ये जो धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, अब उसका प्रभाव कम होता जा रहा, मेरा रीडिंग है। और इस बार जनता जो राजस्थान की, इस बार सरकार को रिपीट करने के मूड में लग रही होगी। वैसे तो माई बाप जनता होती है, करना फिर उनको ही है, पर मुझे महसूस हो रहा है पब्लिक के रेस्पॉन्स। सर हमारे मेवाड़ के 28 सीट में से कितनी उम्मीद है? मेवाड़ से कितनी उम्मीद है? मेवाड़ से 28 सीट से कितनी उम्मीद है? वो गणित अभी तक शुरू करेंगे। अभी तो आ जा रहे हैं, आप लोगों के मिल रहे हैं, गपशप कर रहे हैं आपसे। एक इच्छा जो है उदय मंदिर की धान मंडी में पब्लिक मीटिंग करनी है। सर एक बात बताइए, पब्लिक मीटिंग जो है सालों से नहीं हुई है उदय में धान मंडी में, हमारे तरफ से नहीं हुई है, बाकी लोगों ने पता नहीं बीजेपी ने की नहीं की होगी। पब्लिक मीटिंग का अलग महत्व होता है। मैं चाहूँगा धान मंडी में एक मीटिंग करें, मैं भी आऊँ। मेवाड़ में सर आपकी एक्टिविटी मेरे साथ ही आए या फिर मंत्री आएंगे, मैं नहीं आऊँगा तो, पर धान मंडी में पब्लिक मीटिंग हो जिससे कि कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम जो भी लोग हैं, आम जनता जाए वहाँ पर सुनने के लिए। तो पंकज जी का एरिया हो, हैं? पंकज जी का एरिया मीडिया सेंटर में, इसका एरिया है? मीडिया सेंटर में इसका एरिया है क्या वो? तो लोग समझेंगे उम्मीदवार ये बनता जा रहा है क्या? सर आपने तमाम योजनाएं बताई, पर बीजेपी आरोप लगाती है जो केंद्र सरकार का पैसा है, जो विभिन्न योजनाओं के तहत है, जल जीवन मिशन और या अन्य योजनाएं, उनको नाम बदल के राजस्थान सरकार उपयोग कर रही है। आप बता दीजिए एक भी, वो बता रहे थे, बोल वो रहे उनको पूछना नाम बताओ। हमारी योजनाओं का नाम बदल के उन्होंने काम किया तो मानते हैं, वो गलत बोल रहे हैं। अब जे में हैं 45% वो दे रहे हैं, हम कहते हैं 90% तुम दो।
पहले 90 में मिलता था, पहले 90-10 था। ERCP है 13 जिले की योजना, जयपुर भी आता है, अजमेर भी इसमें आता है। और धौलपुर, करौली, माधोपुर, भरतपुर ऐसे जिले आते हैं जब पानी की बात में बहुत भयंकर समस्या है। दौसा, टोंक, बूंदी। अब बताइए वसुंधरा राजे की वक्त की योजना वो है, हम उनको बंद नहीं कर रहे। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, पहले 9,000 करोड़ रखा प्रोविजन, अब 13 कर दिया। ये सरकार बनते ही अब जनता की समझ में आ रही है कि कांग्रेस में और बीजेपी के अंदर क्या फर्क है अप्रोच के अंदर। हम उनकी कोई योजना बंद नहीं करते। सिविल लाइन वाला पुलिया भी बना नया, जिसका नाम लिखा हमने 5 रोड सेतु रख दिया है। ये जब हम सरकार बनी तब इन्होंने काम शुरू हो रहा था, हमने पूरा करके दिखा दिया, पूरा बिल बन गया। वसुंधरा जी जब आई थी तो 55 की रिफाइनरी बंद कर दी 5 साल। आज वो लगभग 40,000 करोड़ की थी, 38,000 की थी, आज 72,000 करोड़ की हुई हो, 5 साल बंद कर दी। बताइए आप। तो लोग समझ नहीं बातों की मैं बोलता हूँ, और मैं बताऊँ उनको वसुंधरा जी क्या क्या सरकार, उनकी सरकार ने, देखिए आप, रिफाइनरी बंद कर दी, जयपुर मेट्रो का 2nd फेज बंद कर दिया, हरदेव जोशी के नाम से जनरल की यूनिवर्सिटी मैंने खोली थी, असेंबली में एक्ट पास किया बंद करने का, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लॉ की और हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म की। ऐसे हिंदुस्तान के क्या कभी नहीं हुआ कि एक यूनिवर्सिटी जब चालू होती है, मुझे बताया गया कोई यूजीसी वाले थे साहब, हिंदुस्तान के इतिहास में यूनिवर्सिटी खुलने के बाद में कहीं बंद होने का कानून पास नहीं हुआ, पहली बार इन्होंने कानून पास किया। और मुझे आप सबसे शिकायत है, आप लोगों ने उसको इश्यू नहीं बनाया प्लेटफॉर्म में। आप तो मैं खाली उधर भी बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर वर्गी प्रेस ने, ये भी नहीं, हाईटेक ज़माना है, आज तो मोबाइल पे लोग न्यूज़ देख लेते हैं, टीवी आ गया, टीवी आगे कई गूगल और यूट्यूब आ गई है, प्रिंट अलग है, ऑनलाइन अलग है। आज हाईटेक है तो हाईटेक इधर यूनिवर्सिटी के अंदर काम सीखते बच्चे, ये कैमरा मैन है, फोटोग्राफर है, वो सब काम वहाँ सीखते। इतनी शानदार मैंने सपना देखा, उन्होंने मेरे सपने को चकनाचूर कर दिया और पूरा मीडिया अपने मुंह पे ताले लगा बैठा रहा है। मैं जयपुर वालों को बोल देता हूँ, तुमने मोहन जुलूस तक नहीं निकाला उस सब में, क्या बात करो आप जिस प्रोफेशन में हो, क्या आप आने वाले पीढ़ी में नहीं सोचोगे आप ये अच्छे प्रोफेशन में आए हो? हर सरकार की, हर नेता की जिम्मेदारी है आने वाली पीढ़ी के लिए सोचे, आने वाली पीढ़ियों में क्या देखे जा रहा हूँ। और राजस्थान मीडिया साइलेंट रहा। मैं दूध पे 2 रुपये दे रहा था सब्सिडी पशुपालकों को, जो दूध कलेक्शन होता है सरस के अंदर, बंद कर दिया। मैंने वापस आके दूध पे वापस शुरू किया, 5 रुपये कर दिया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर मैंने बनाया है, जैसे दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, पैटर्न पर बुद्धिजीवियों के लिए, पत्रकारों के लिए, रिटायर्ड जजेज हो या ब्यूरोक्रेट कोई हो, राजस्थान के अंदर 50 का नक्शा क्या हो, ये राजस्थान की आज की समस्याएं क्या है, ऐसी जगह जहाँ शांति से बैठ के आप बातचीत कर सको। वो एविडेंस सेंटर दिल्ली में बना हुआ है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बना हुआ है, उस पैटर्न मैंने काम शुरू किया। शानदार बिल्डिंग बन दी, आधा जमीन लेके उन्होंने बाबा का हल बना दिया वहाँ, और जगह बन सकता था। वो काम बुरा नहीं, अच्छा काम था, उन्होंने तारीफ करता हूँ। राजस्थान में वसुंधरा राजे के वक्त में बाबा का हल बना है, डाटा सेंटर बना IT के लिए, अच्छी क्वालिटी का बना है, अच्छी उच्च कोटि का बना है, उसको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। पर उनको क्या जरूरत थी, जो प्लान था मेरा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, उसको आधी जमीन लगी तो फिर उसका नक्शा बदलना पड़ा। आज वो पूरा हो गया है, अब हमारी मीटिंगें वहीं हो रही है, कई मीटिंग हो रही है, उसको बंद किया। सिंधी कैम्प में मैं, जो बहुत पॉपुलर बस स्टैंड है,
उस जमाने में 50 करोड़ मैंने दिए थे। पूरे राजस्थान के लोग जाके वहाँ से परसों बैठते हैं, मंडेश्वरी बनता बंद कर दिया। अब मैंने वापस शुरू करके बनाया। अभी 15 दिन पहले मैंने उद्घाटन किया उसका, और 25 करोड़ का बना। 50 करोड़ जमाने के आज 200 करोड़ के बराबर होता। ग्रामीण बस सेवा इतनी पॉपुलर हुई थी, सब नई बसें खरीदी लोगों ने, प्राइवेट सेक्टर में नई बसें गाँव गाँव में जाने के लोग इतने खुश हो गए। खटाड़ा बस में बैठे रहते हैं गाँव वाले बेचारे, क्या मतलब ग्रामीण बस सेवा बन जाती। उनके जमाने तो हाउसिंग बोर्ड और रोड तो बंद हो रही थी, बंद करने के लिए चर्चा में आ गई थी। मालूम आप लोगों को आज हाउसिंग बोर्ड शानदार चल रहा है, प्रॉफिट में आ गया वो, और रोड हम चला रहे हैं, सरकार चला रही है। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मेट्रो मैंने शुरू करी तो वसुंधरा ने कहा क्या क्यों शुरू कर दी, बहुत घाटे का सौदा है। अरे उनको पूछो, घाटे का सौदे चलते हैं जहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है जनता के लिए, वहाँ घाटा खाना पड़ता है सरकारों को, चाहे बस हो चाहे वो मेट्रो हो चाहे कोई भी हो। दुनिया भर के मुल्कों में होता है। एक ग्रामीण बीपीएल आवास योजना भी कुछ थी, वही बंद कर दी। और इम्पोर्टेंट बात सुनिए आप, ये धार्मिक लोग मानते हैं, जैसे हमारा तो कोई विश्वास ही नहीं धर्म के अंदर, भगवान राम को मानते ही नहीं है, वही मानते खाली, और वो मानते नहीं एक्चुअल में। केदारनाथ बद्रीनाथ में मालूम है कितनी पूरी घटना हुई थी, पूरी पता नहीं उदयपुर डिवीजन में क्या था। हमारा तो नवीचंद सैन एक मुख्य था बेचारा, हेड वो था ऑफिस का सचिव, पीछ लिया, वही बह गए उनकी वाइफ के साथ में, जो उसमें वकील साहब से बहने वाले थी, वो बह गए उनकी अपनी वाइफ के साथ में। तो क्या मैं जानता हूँ, मैं उनके ब्यावर में घर में भी गया था, गली के अंदर सैन से मिलने के लिए, मैं सैन की परिवार से मिलने के लिए। इतने लोग मारे गए थे उस वक्त में। तो मैंने कहा एक एक नौकरी मैं सबको दूंगा। 15-20 लोगों की नौकरी लग गई। वसुंधरा जी के आने के बाद में सरकार ने इसकी बंद कर दी, और जो नौकरी लगी हुई थी उनको निकाल दिया। बताइए, और ये धार्मिक बंदे लोग 5 साल निबंध रखी। प्रधानमंत्री आ रहे हैं शिलान्यास करने के लिए, 5 साल में दबाव दिया, तब जाके वापस देखे चुनाव आने इशू बन गया, तब जाके वो शुरू की रिफाइनरी। तो सुबह प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं शिलान्यास करने के लिए। तो मैंने मीडिया को कहा भाई, वो पूछो कि जब वीरप्पा मोइली आए थे, सोनिया गांधी जी आई थी, तो मंत्रालय पढ़ लिया हम लोगों ने वहाँ पर, और आप मंत्रालय में विश्वास कर भी डाला। अब आप वहाँ पर मंत्री कैसे पढ़ोगे वहाँ? तो फिर वहाँ पर नए कार्ड चले, मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री जी कार्य शुभारंभ के अवसर पर बता रहे हैं। बता दीजिए, प्रधानमंत्री कार्य शुभारंभ कर रहा हूँ, अब आए, अब बताइए। बहुत हजार करोड़ की रिफाइनरी को 19 जिले बना लिए हमने अभी पूरे राजस्थान में। सलूंबर बन गया आपका डिवीजन बन गया एक और, आदिवासी क्षेत्र का बांसवाड़ा। राजस्थान के लोग बहुत खुश हैं इस बार, किसी वर्ग को छोड़ा नहीं हम लोगों ने, सब लोग खुश हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार हमारी सरकार रिपीट होगी, और ये बाहर के लोग आएंगे। और जिस प्रकार से बाहर के लोग आएंगे और ये भड़काएंगे लोगों को, क्योंकि पैसा धनबल इतना हो गया इसके बाद में कोई सोच नहीं सकता। बाकी सब पार्टी टाइट कर दिया, वो चंदा दे नहीं पाता। हम तो कम सालों से इलेक्शन लड़ेंगे, ये तो पता नहीं क्या फितूर करेंगे पैसे के बल पर। उसका मुकाबला भी हमें करना है। पब्लिक साथ देगी तो मुकाबला कर पाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि इस बार पब्लिक हमारा साथ देगी, कि हमारी कथनी में कहीं अंतर नहीं है। इनका चाल चरित्र चेहरा एक्सपोर्ट हो गया देश के साथ। पेंशन जो लोग ना 500 रुपये 750 1000 रुपये कर दिए। इतने खुश लोग भी जाता हूँ कैंपों में, महिलाएं मिलती है, बुजुर्ग मिलते हैं। 750 वालों को 1000 बहुत बड़ी बात है, 500 की डबल कर दी, बहुत खुश आदमी। और इन्होंने 5 साल में पेंशन का 1 रुपया नहीं बढ़ाया इन लोगों ने 5 साल में। इतना बड़ा फर्क है। और जो गायों में देख लो, गायों में भगत बनते हैं,
500 करोड़ रुपये खर्च किए उन्होंने 5 साल के अंदर। 500 करोड़ खर्च किए उन्होंने गायों के ऊपर, गौशालों को, और मैंने खर्च किए 3000 करोड़ रुपये खर्च किए गौशालों के। इतना फर्क। सर, केदारनाथ राज्य में जो लोग गए थे, वसुंधरा राजे ने वो बंद कर दी थी, लेकिन क्या सरकार वापिस उनको नौकरी दे सकती है? क्या ऐसा कोई प्रयास जारी है आपका? हाँ, चल रहा है। कई लोग आते भी हैं, वो हमने शुरू कर दिया। अभी आज याद नहीं कि कितने आंकड़े, कितने नौकरी लगी नहीं लगी। कई तो बेचारे समझते हैं कि पता नहीं जो OPS है कर्मचारी खुद OPS बोल गया था। ईमानदारी दृष्टिकोण हमने फैसला किया। तो ये जो आप कह रहे हो सकता है कि उनको हमें ढूंढना पड़े, क्योंकि आप जानते हो जनता बड़ी भली होती है। ये बताने मुझे कि 91 को नौकरी दे दी गई, 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई है। जिला कलेक्टर के थ्रू आवेदन करते लोग 91 को नौकरी मिल गई है, आंकड़े बता दिए। दूसरा सवाल एक सर, झीलों की नगरी हमारी उदयपुर जानी जाती है। झीलों के कारण उदयपुर जाना जाता है, लेकिन वहाँ चारों तरफ होटल्स हो रहे हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं, जहाँ पानी का अवध है वहाँ कब्जा कर रहे हैं बड़े बड़े होटल्स। उसके लिए क्या कोई सरकार कोई प्रयास कर सकती है क्या, ताकि झीलों बर्बाद ना हो उदयपुर जिले? झीलें पहाड़ी पर रही, होटलें वाला कब्जा कर रहे हैं। हाँ, वो मैंने अभी मैं कह गया हूँ UID सेक्रेटरी को, कलेक्टर को, सब वहीं पर थे, कमिश्नर वहीं थे। इनको बहुत सीरियस लेना चाहिए, आपको भी, मुझे भी लेना चाहिए। और ये आप लोगों में बताते रहें, ये बाहर कोई इलीगल माइनिंग करे या कुछ भी कर रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसकी खूबसूरती बनी रहे उदयपुर में। उदयपुर की खूबसूरती बनना स्टेट के इंटरेस्ट में है, खाली उदयपुर के इंटरेस्ट में नहीं है। कई देशों की इकोनॉमी, पूरी मुल्कों की, वो टूरिज्म पे चलती है। और ये हमें कुदरती देन है, प्रकृति की देन है उदयपुर। इसका पूरा ख्याल रखेंगे, इसकी ब्यूटिफिकेशन का भी, इसके विकास का भी। इसलिए मैंने दवा योजना 3rd फोर्स बिना मांगे मैंने अभी बजट में घोषणा करी है, 3rd फोर्स की, बिना मांगे हुए। राज्य के ठेका कर्मी अभी भी आपकी तरफ बड़ी आस से देख रहे हैं। उनकी जो समस्या है उनको ठेका कर्मी, कौन जो राज्य सरकार पे ठेका कर्मी जो काम करते हैं अस्पतालों में लगे हुए हैं। आप ठीक कह रहे हो। आपको मालूम है कि बहुत बड़ी घोषणा मैंने करी है, ठेका प्रथा खत्म कर देगी राजस्थान में, ठीक है। और बहुत बड़ा काम हुआ। मैं आता था अस्पताल उदयपुर में गया, महिला मिलती भी 55-60 साल की है, 48 साल को भी है, वो हम 15-20 साल काम कर रहे हैं 5-6 हज़ार रुपये के अंदर। तो उन्हीं को देख करके मैंने जो है बजट में घोषणा करी कि ठेका प्रथा खत्म। आगे हम सरकारी कंपनी बना रहे हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन की बनाई कंपनी। पहले एक्स सर्विसमैन भी ठेका में रखते थे, शोषण होता था उनका। अब रेस्को करके कंपनी का नाम है, वो कंपनी के माध्यम से वो लगते हैं वहाँ पर सरकार में। उसी प्रकार से अब ये जो बाकी कर्मचारी है, फराज है, जो भी है, उनके लिए मैंने ये किया है कि उनके लिए अलग से कंपनी बनेगी, काम चल रहा है कंपनी बनाने का, उनके थ्रू को लगाएंगे। हमने कॉन्ट्रेक्चुअल सभी रूल्स बना दिए। भाई 1,15,000 लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं कोई तरीके से, और वो रूल्स है कि जिंदगी भर हो तो बिना सरकारी नौकरी की रिटायर होते हैं। मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल बना दिए हैं, उन पर उन सबको ले रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा, उनको अलग से प्रायोरिटी मिलेगी। और धीरे धीरे वो जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ नौकरी निकलती जाएगी, प्रायोरिटी उनको मिलेगी और वो परमानेंट होते जाएंगे। ये हमारी सोच है। धन्यवाद। आपको राजनीति का जादूगर माना जाता है, और आपका राजस्थान में जादू है या प्रेम है? प्रेम है। पहले सीपी जोशी जी आपसे तकरार करते थे। सीपी जोशी जी भी आपके प्रेम जाल में फंस गए, जादुई जाल में फंस गए। सीपी जोशी जादुई जाल में फंस गए, और अब सचिन पायलट भी उस जाल में आ गए। अब राजस्थान में
आपको क्या लगता है कि और बीजेपी वाले ये कहते हैं कि कांग्रेस को निपटाएगी, हमारे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस को निपटाएगी, जबकि सीपी जोशी और सचिन पायलट जान फंस गए। कांग्रेस बीजेपी को निपटाएगी। सर एक सवाल, अरावली की पहाड़ियाँ चारों दिशाओं में बड़े लेवल पे काटी जा रही है भूमाफियों की वजह से, तो इस पहाड़ियों का वो ईडी वाला कौन पूछ रहे थे? ईडी वाला बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन। सबको क्या दे रहा था जो मैंने ये देखिएगा थोड़ा सा देखिए तो गया ना भाई, मेरे को नहीं, मैं तो मकान ही बिक गया मेरा नोटबंदी के टाइम, मुझे भी प्लॉट नहीं दिया। आप थोड़ा कलेक्टर को बोले सर क्यों नहीं मिला। उदयपुर दौरे पर थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जनसुनवाई के बाद प्रेस वार्ता की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी बातें रखी। उसके बाद सवालों के जवाब दिए। मीडिया ने तमाम सवाल जवाब उनसे किए और बेबाकी से जवाब देते नजर आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा अपनी बेबाकी के अंदाज से जाने जाते और वही अंदाज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने दिया।